नमस्कार। शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर मैं मुकेश राज उपस्थित हूं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं उनके अनसुने कहानियों को लेकर के भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, फिर भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने, 10 वर्षों का कार्यकाल रहा। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिसके समय में 5 प्रधानमंत्री हुए और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। विभिन्न विश्वविद्यालयों में चांसलर, वाइस चांसलर और प्राध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया। यहां तक कि स्टालिन से 5 मिनट का जो मिलने का वक्त रखा गया था वह 3 घंटों में तब्दील हो गया। भारत के महान दार्शनिक, तो जिनके जन्मदिन को हम समस्त भारतवासी, शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी हस्तियां, विद्यार्थी बड़ी श्रद्धा से शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हम उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन को भी देखेंगे और उनकी राजनीतिक तो नहीं कह सकते हैं, गैर राजनीतिक, क्योंकि सक्रिय रूप से कहीं राजनीति में वे नहीं रहे, गैर पॉलिटिशियन पर्सन थे, लेकिन विभिन्न पदों को उन्होंने सुशोभित किया। तो शिष्य के मन में सीखने की भावना जागृत करने वाला शिक्षक कहलाता है। शिक्षक का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वह है सामने वाले जो शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, उसके अंदर ये भावना जागृत कर देना ताकि वह सीख सके, पढ़ सके। गुरुओं का शुरू से सम्मान रहा है। गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा प्राप्त है। कई श्लोकों में भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गुरु दिए बताए। कहने का मतलब है गुरु और गोविंद अर्थात भगवान अगर एक साथ खड़े हो तो हम गुरु का चरण स्पर्श करेंगे, हम गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि यह वही गुरु हैं जिन्होंने भगवान के बारे में हमें बताया। अगर दूसरे अर्थ में भी अगर हम देखें तो भगवान, जिन्हें भगवान मानते हैं या महामानव कहते हैं, वे भी कहीं ना कहीं गुरु से शिक्षा लेकर के इस महामानव बने हैं। तो उनके अंदर भी गुरु के प्रति कहीं ना कहीं सम्मान है। इसलिए गुरु से बड़ा पद किसी चीज का हो ही नहीं सकता है। गुरु को भगवान के बराबर का भी दर्जा प्राप्त है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि के बराबर का भी दर्जा प्राप्त है। शिक्षक का जो मुख्य उद्देश्य है, गुरु का जो मुख्य कार्य है, वह है समाज को एक नई दिशा देना, समाज को बुराइयों से बचाना। सकलांतर में जो सम्मान था, गुरु शिष्य पद्धति चलता था, वहां गुरु निस्वार्थ वर्क करते थे। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ गुरु की प्रवृत्ति भी बदली, लेकिन कार्य और उद्देश्य एक ही रहे। किसी बच्चे की सफलता में माता पिता को जितनी खुशी होती है, उससे कहीं अधिक खुशी गुरु को होती है। भले उसके बच्चे असफल हो, यह मायने नहीं रखता है, लेकिन उसने अगर किसी बालक को और एक दिन की भी अगर शिक्षा दी है जीवन में, तो उसकी सफलता से वह खुश होता है। तो एक माता पिता और एक गुरु, तीसरा कोई नहीं है
जो किसी की सफलता में पूर्ण रूप से सहभागिता निभा सके। तो शुरू से, चाहे वो प्राचीन काल हो, समकालीन भारत हो, या आज आधुनिक युग की अगर बात करें, ठीक है, यह शिक्षक दिवस थोड़ी सी आधुनिकता के दौर में कभी कभी नकारात्मक चीजें भी लाती हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ी करते रहते हैं, लेकिन उन चीजों को अगर हटा दिया जाए, और हटाना ही पड़ेगा, बुराइयां कहां नहीं है, कमियां हर जगह है। तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और यह घटना है 5 सितंबर 1962 को। 5 सितंबर 1962 ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म कर चुके थे। 1962 इनके जो विद्यार्थी थे भारतवर्ष के, इनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास खुशी से मनाते थे। तो 5 सितंबर 1962 को जब सभी विद्यार्थी इनका जन्म उत्सव मनाने आए, तो इन्होंने उन बच्चों को सलाह दिया कि मेरा एक जन्मदिन मनाने में वो खुशी हमें नहीं मिलती है, अगर इस तिथि को, इस दिन को समस्त गुरुओं को समर्पित करो, समस्त शिक्षकों को समर्पित कर दो, ताकि सभी गुरु को सम्मान मिलना चाहिए। और बात भी सही है। तो सभी गुरु को सम्मान मिले, इसलिए इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा प्रारंभ हो गई 5 सितंबर 1962 से। ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, लेकिन इनमें अन्य भी बहुत सारी क्षमताएं थी। घटना है, देश जब आजाद हुआ था, यह अनसुनी कहानी है। अब इसकी वास्तविकता कुछ अलग हो सकती है, मैं पूर्ण रूप से इस कहानी का दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं इनके जानने वाले या इनके करीबी, उन पुस्तकों से लिया गया है। तो विजया लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की भगिनी, तो रूस में राजदूत बनकर गई थी, लेकिन उस समय स्टालिन चांसलर था रूस का, चांसलर कहे या यूं कहे कि वहां का राष्ट्रपति था। लेकिन विजया लक्ष्मी पंडित कभी स्टालिन से मिल नहीं पाई। उस समय भी तानाशाह था स्टालिन, और उससे मिलना बड़ा मुश्किल चीज था। वैसे भी भारत अभी अभी आजाद हुआ था, भारत के पास कोई स्वतंत्र इकाई अभी तक थी नहीं, या स्टालिन को ऐसा लगता था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, विजया लक्ष्मी को वापस बुला करके और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को रूस का राजदूत बना करके मॉस्को भेज दिया। समस्त भारत के लिए हैरानी करने वाली बात थी कि गैर राजनीतिक थे, लेकिन संविधान सभा के सदस्य के रूप में ये कार्य किए थे। तो इनको भेजा गया मॉस्को में। तो इनकी जनवरी 1950 में मीटिंग फिक्स हुई स्टालिन से मिलने का, और वो भी अचानक बना। ये सभी लोग बैठ करके नाश्ता कर रहे थे, चाय पी रहे थे, उसी समय कॉल आया, और उस कॉल में ये कहा गया कि स्टालिन अभी फ्री हैं, वे 5 मिनट का समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दे सकते हैं। तो वैसे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन मिलने गए। समय इनके अनुसार ही फिक्स हुआ 9 बजे, क्योंकि स्टालिन ऐसे जनरली 10-12 बजे के बाद ही किसी से मिलता था मध्यरात्रि को, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार 9 बजे का टाइमिंग फिक्स हुआ। ये 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए ही मिलने गए, और वह उनकी जो मुलाकात थी, पहली मुलाकात, वह 3 घंटे चली। इस 3 घंटे में बहुत सारे प्रश्न हुए स्टालिन के द्वारा, और लगभग सभी प्रश्नों का जवाब इन्होंने बड़ी शालीनता से, विनम्रता से
क्योंकि एक शिक्षक थे, सामने वाला को कैसे समझाना है इससे बढ़िया कौन जान सकता था। और 3 घंटे की मीटिंग में इन्होंने यहां तक समझाया कि आप चाहे आप बार बार युद्ध में उलझ जाते हैं, तो उसने बोला कि नहीं, अगर कोई सामने वाला युद्ध करना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो इन्होंने कहा था कि अगर एक चाहे तो युद्ध रुक सकता है, अर्थात दो के बीच अगर लड़ाई है, कोई एक अगर नहीं चाहे लड़ना तो वो लड़ाई नहीं हो सकती है। और उन्होंने सम्राट अशोक का भी उदाहरण देकर के समझाया कि हमारे यहाँ एक महान सम्राट हुआ करते थे, चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे सम्राट अशोक। उन्होंने कलिंग विजय प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद में वे बहुत भिक्षु बन गए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उससे प्रभावित किया, और इस प्रभाव का नतीजा तब सामने आया जब 1952 में ये अपना कार्यकाल समाप्त करके भारत वापसी कर रहे थे। तो उस वापसी के 3 दिन पहले उसके पीए ने इनको आमंत्रित किया कि बॉस आपसे मिलना चाहते हैं, और वह दूसरी और अंतिम मुलाकात थी। तो इस ढंग के प्रभावशाली व्यक्तित्व था इनका। फिलॉसफी के तो खैर बहुत बड़े जानकार थे ही, और साथ ही एक शिक्षक होने के नाते सामने वाले को के चेहरे को भाप करके कैसे उससे बात की जाती है ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो ये काबिलियत थी उनमें। तो ये उनकी अनसुनी कहानियां हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से उनसे जुड़े हुए हैं। एक किस्सा मैं और बताता हूं। 1936 जब आंध्र विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर थे, और वहां से इनकी जो नियुक्ति हुई थी वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चला गया। वह नियुक्ति इनकी हो गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इनको बुला लिया गया। तो वहां के बच्चे, इनके विद्यार्थी यह मानने के लिए तैयार नहीं थे, काफी मायूस थे, निराश थे कि आप जा रहे हैं। तो लेकिन कहने का मतलब है कि अगर किसी को विश्व सेवा करने का अवसर प्राप्त हो तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि होती है। और उस समय ब्रिटिश इंडिया था, अंग्रेज का अधीन वाला भारत था। तो आंध्र विश्वविद्यालय से जब इनके जाने का प्रस्थान का समय आया तो इनके लिए बग्घी तैयार की गई, और उस बग्घी को घोड़े ने नहीं खींचा, जबकि इनके विद्यार्थियों ने खींच करके स्टेशन तक का सफर पूरा किया था। तो इतने सम्मान देते थे, इतने मानते थे इनको इनके बच्चे। तो कैसे न इनके जन्मदिन को गुरु पर्व या शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा सके। तो कुछ यही नहीं, इनकी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हम अब इनके थोड़ी सी जीवन वृत्तांत को भी देखेंगे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। स्थान था तिरुत्तनी। उस समय ये तिरुटन्नी जो था वह आंध्र प्रदेश में था, तत्कालीन आंध्र प्रदेश में था। लेकिन अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह तिरुवल्लुवर जिला है जो तमिलनाडु में पड़ता है। उस समय का तिरुतन्नी आज का तिरुवल्लुवर जिला है जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी तिरुतन्नी या यूं कहे कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई। मैंने कि जन्म स्थान के गांव में, नेटिव एरिया में। और इनके गांव का नाम जो था वह सर्वपल्ली था। लेकिन इनके पिताजी गांव जब छोड़े, शहर में आए, तो उन्होंने सोचा कि गांव की यादें अपने साथ होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ सर्वपल्ली जोड़ा। यानी सर्वपल्ली ये इनका अपना नाम नहीं था, जबकि एक गांव के नाम को ही अपने नाम के साथ जोड़ लिया। सर्वपल्ली इनके परिवार में जुड़ा जाने लगा, और इनका नाम जो था राधा कृष्णन था। और राधा कृष्णन नाम से आप समझ सकते हैं इनके माता और पिता जो थे वे धार्मिक थे, है ना। वीरा स्वामी पिता थे और माता जो थी इनकी सीतम्मा थी।
और दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में इन्होंने एमए की डिग्री पाई थी। इसके अलावा बहुत सारी डिग्रियां इनके पास है। जिस विश्वविद्यालय से, अर्थात मैसूर विश्वविद्यालय से 1918 में दर्शन शास्त्र में इन्होंने एमए की उपाधि पाई और उसी मैसूर विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक भी नियुक्त हो गए। और बाल विवाह का प्रचलन था उस समय, तो इनका भी लगभग विवाह 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में शिव कामू देवी से हो गया। शिव कामू देवी से, यानी बाल विवाह से ये भी वंचित नहीं रहे। 31 से लेकर के 36 तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। और मैं पहले बताया कि 36 से लेकर के 52 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ये प्राध्यापक रहे। उसी बीच 1939 से लेकर 48 ये काशी विश्वविद्यालय में रहे। 1939 से लेकर 1948, और ये इस बीच में आप देखिएगा ये काशी विश्वविद्यालय BHU के वाइस चांसलर रहे, सॉरी चांसलर रहे, कुलपति रहे। लेकिन इनकी एक शर्त थी कि जब 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ तो इनकी भी प्रतिनियुक्ति संविधान सभा में हुई थी। तो 1947 से लेकर के 1949 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। लेकिन इनकी एक शर्त थी कि मैं कॉलेज यानी प्राध्यापक या क्या कहते हैं चांसलर का पद नहीं छोड़ूंगा, और उस शर्त के साथ ये संविधान सभा के सदस्य बने। तो एक साथ एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, इधर काशी विश्वविद्यालय में चांसलर थे, और साथ ही संविधान सभा के भी ये सदस्य थे। तो 3-3 पद एक साथ संभाले हुए थे। और जब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1948 ईस्वी में, तो ये उसके अध्यक्ष थे। इसलिए इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। राधाकृष्णन आयोग भी इसे कहा जाता है, जो 1948 में गठित हुआ था। 1900 तो आजादी के बाद की बात हम करेंगे ही। कुछ बातें हमने की, पद कौन से लिए उसकी चर्चा हम करेंगे। एक और रोचक बात चीजें इनसे जुड़ी हुई है, वह यह है कि जब भारत आजाद हो रहा था, हुआ नहीं था, यानी 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, क्योंकि भारत को रात्रि को 12 बजे आजाद होना था, 12 बजे यानी 15 अगस्त को। लेकिन क्या अचानक से 12 बजे किसी तरह का उत्सव होगा? किसी भी कार्यक्रम का जो शुभारंभ होता है उसके पहले की प्लॉटिंग होती है, कार्यक्रम होता है। तो उसके लिए क्या हुआ कि शाम से ही कार्यक्रम थे, तो सभी बारी बारी से अपना संबोधन दे रहे थे। लेकिन अंतिम संबोधन देने के लिए, क्योंकि 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और जो प्रधानमंत्री होगा संबोधन उन्हीं का होगा, तो उन्होंने अपना जो टाइमिंग रखा था एकदम 12 बजे से रखा था। लेकिन 12 बजे के पूर्व सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चयनित किया गया था, यानी 12 बजे उनको भाषण समाप्त करना था, अपना संबोधन समाप्त करना था। अर्थात अगर यूं कहें कि ब्रिटिश इंडिया की तरफ से अंतिम संबोधन देने वाला कोई व्यक्ति था तो वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। और ऐसा इसलिए कहा गया था कि उनके हर एक क्षण की जो संबोधन होती थी, उसके जस्ट बाद अगर उस संबोधन को खत्म भी किया जाए तो ऐसा लगेगा कि आपको इस संबोधन का यह अंतिम शब्द यहीं समाप्त होना था। इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुना गया था। अर्थात ब्रिटिश इंडिया की तरफ से 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जो अंतिम संबोधन था वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संबोधन था, और उन्होंने ठीक 12 बजे अपना संबोधन समाप्त किया। और उसी समय ब्रिटिश जैक नीचे आया
और इंडिया फ्लैग यानी तिरंगा ऊपर गया, साथ ही भारत आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू का संबोधन प्रारंभ हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम संबोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रिटिश भारत का अंतिम संबोधन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जी में दिया गया था। देश आजाद हो गया। आजादी के बाद ये रूस में राजदूत थे, राजदूत के पद से लौटे और 1952 में ये उपराष्ट्रपति बने। 1952 में ये उपराष्ट्रपति बने। 1952 से लेकर 1957 में इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तावित किया कि ये अब अगले राष्ट्रपति होंगे। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब प्रधान राष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बना देना चाहिए। और ये भी आश्वस्त थे। लेकिन हुआ क्या कि इनको फिर से एक टर्म के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मना लिया गया कि आप एक बार और राष्ट्रपति रहे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ गया और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहना नहीं चाहते थे, लेकिन इनको मनाया गया और 52 से लेकर के 62 तक ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। और 62 से ये भारत के राष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला। लेकिन इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल भी लगभग 10 साल रहा, 62 से 72। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने 5-5 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। एक दो नहीं, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 5-5 प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा है। इनके कार्यकाल में 2-2 कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। जैसे 62 में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो ये राष्ट्रपति बने। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद गुजराली लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। फिर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री का जब ताशकंद समझौते में मृत्यु हो जाती है तो फिर से गुजराली लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो 3 नेहरू, शास्त्री और गांधी 3 पूर्वकालीन प्रधानमंत्री और नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधान, यानी कुल मिला के 5 प्रधानमंत्री का कार्यकाल इन्होंने देखा है। 2 बार गुजराली नंदा को शपथ ग्रहण कराया है और शास्त्री और गांधी को 4-4 प्रधानमंत्रियों का इन्होंने शपथ कराया है। और इन सारे पद को सुशोभित करने वाले 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न इनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं थी। इनका कद इस भारत रत्न से भी कहीं ऊंचा था। इनके लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश की गई थी और सिफारिश हो जाना भी कम नहीं है, क्योंकि ये उस लेवल के थे। तो आज हमने इस शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर उनसे जुड़ी हुई अनसुनी कहानी, इनके जीवनी, इनके पद, कार्यकाल, उपलब्धियां और एक सबसे बड़ी चीज कि इतना होने के बावजूद नॉन पॉलिटिकल पर्सन थे ये।
उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राजदूत, संविधान सभा के सदस्य, लेकिन कभी भी राजनीति से डायरेक्ट नहीं जुड़े। लेकिन इनकी क्षमता इतनी अच्छी थी, इनकी दर्शन शास्त्र में इतनी महारत हासिल थी कि असंभव को संभव कर देना इनके लिए आसान हो जाता था। इसलिए ये नेहरू के, इंदिरा गांधी के सबसे पसंदीदा थे और कई विश्वविद्यालयों में ये प्राध्यापक, चांसलर और वाइस चांसलर रहे। हमेशा से ये शिक्षण कार्य करना इन्हें पसंद था और अपने जो संस्कृति है, अपना पहनावा, ये कभी नहीं छोड़ते थे। हमेशा इन्होंने धोती पहना, पगड़ी बांधा, यानी अपने संस्कृति को कभी त्यागने का ये इन्होंने प्रयत्न नहीं किया। तो आज इस पूर्व संध्या में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम लोग नमन करते हैं और सभी शिक्षक, सभी गुरुओं, जिन्हें आज इनके कारण वो सम्मान मिल पाता है, वे सभी शिक्षक के तरफ से मैं भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद।